क्या आपको कहानियां और ऑडियो बुक्स पसंद हैं? तो जुड़िए नॉवल एक्सप्लेनर से, जहां हर कहानी खास बनती है। अब समय की कमी नहीं, कभी भी कहीं भी कहानियां सुने। कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं? कमेंट में नाम लिखें। कुछ कहानियां 18 प्लस दर्शकों के लिए हो सकती हैं। कृपया इन्हें ईयरफोन लगाकर सुनें। अभी सब्सक्राइब करें। अध्याय 215। तुम मेरे लोगों में से एक को मार डालो, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को नष्ट कर देता हूं। हजारों मील ऊपर 1 दर्जन योद्धा हवा में खड़े थे, चुपचाप नीचे देख रहे थे। वे 2 समूहों में विभाजित थे। सबसे आगे 3 व्यक्ति झूजिन, शिनपाई और एओडिजिया थे, जबकि उनके पीछे के बाकी लोग फायरक्रो साम्राज्य के विभिन्न कुलीन परिवारों द्वारा भेजे गए विशेषज्ञ थे। उनका खेती का आधार सामने वाले 3 लोगों की तुलना में बहुत कमजोर था, इसलिए उन्होंने आगे आने की हिम्मत नहीं की। वे अंत देखना चाहते हुए जिंगयांग हुओ के पीछे चल रहे थे। यहाँ तक कि जब सर्वोच्च महल को नष्ट कर दिया गया, तब भी वे बिना कुछ किए दूर से देखते रहे। जिंगयांग हुओ को पता था कि लोगों के इस समूह ने उसका पीछा किया है, और हालांकि वह गुस्से में था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। जू जिन ने अपनी छाती पर हाथ रखकर अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा और भौहें चढ़ाते हुए कहा, इस यनबू शहर के बारे में वास्तव में कुछ अजीब है। आपको क्या लगता है कि उस छोटे से शिवालय के अंदर की संरचना क्या है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि यह जिंगयांग हुओ की ब्लू लोटस अर्थ फायर का विरोध कर सकता है और हमारी दिव्य इंद्रियों को अवरुद्ध कर सकता है। यह असाधारण है। शिनपाई को भी संदेह था। उसने शिवालय की ओर तिरछी नजर से देखा, लेकिन वह उसमें से कुछ नहीं देख सका। क्या यानवू के सिटी लॉर्ड ने वास्तव में जिंगयान परिवार का सफाया कर दिया? उसने संदेहपूर्वक कहा। यह बेतुका है। यहां तक कि तियानशुई के शाही परिवार के पास भी इस तरह की ताकत नहीं है। लेकिन शिवालय, गोली शिवालय केवल 4 से 5 मीटर लंबा और लगभग 1 दर्जन मीटर परिधि में था। इसका निर्माण दिव्य क्षेत्र टैबलेट को छिपाने के लिए किया गया था, इसलिए इसकी उपस्थिति बदसूरत थी और इसमें सौंदर्य शास्त्र का कोई मतलब नहीं था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि अंदर एक अंतरिक्ष रहस्यवादी कलाकृति है। आखिरकार इस तरह की चीज इतनी दुर्लभ थी कि फायरक्रो साम्राज्य के शाही परिवार ने भी इसे पहले कभी नहीं देखा था। इसलिए सभी ने सोचा कि शिवालय एक सरणी द्वारा समर्थित था। अपने चेहरे पर अनिश्चित भाव के साथ एओडिजिया ने धीरे से कहा, मुझे आश्चर्य है कि यह सरणी किस अधिकतम सीमा की रक्षा कर सकती है। शिवालय वास्तव में बदसूरत है, लेकिन अंदर कुछ बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए, अन्यथा यह इस तरह की सरणी द्वारा संरक्षित नहीं होगा। मैं जो बता सकता हूं, यह सरणी उन छोटे पर्वत सुरक्षा सरणी के बराबर है। उनके शब्दों ने तुरंत दूसरों को सोचने पर मजबूर कर दिया। यदि इस सारणी को बड़ा किया जा सके तो इसका मूल्य अथाह होगा। जिंगयांग हुओ की ब्लू लोटस अर्थ फायर लगभग एक वास्तविक मार्शल सम्राट के हमले जितनी मजबूत थी, और फिर भी यह पगोड़ा की सरणी को नष्ट नहीं कर सका। यदि वे उस व्यू को अपने आंगन की सुरक्षा के रूप में बना सकें, तो उनके पूरे परिवार की सुरक्षा मजबूत हो जाएगी। और जब उन पर जिंगयान परिवार जैसी विपत्तियां आईं, तो वे एक पल में नष्ट नहीं होंगे। यह सोचते ही विभिन्न कुलीन परिवारों के उन विशेषज्ञों की आंखें चमक उठीं और वे बिना पलकें झपकाए नीचे की ओर देखते हुए परिणाम की प्रतीक्षा करने लगे। हालांकि जिंगयांग हुओ की आंखें बंद थीं, लेकिन वह अंदर से बेहद सदमे में था। ब्लू लोटस अर्थ फायर को उनके द्वारा परिष्कृत किया गया था, और एक योद्धा के रहस्यमय हथियार की तरह वे पहले से ही आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए थे। उस क्षण उन्हें स्पष्ट रूप से एहसास हुआ कि उनकी पृथ्वी अग्नि के जलने से शिवालय को कोई नुकसान नहीं हुआ था। अगर मेरे पास यह सरणी होती तो मेरे परिवार का सफाया नहीं होता। जिंगयांग हुओ ने नफरत से अपने दांत पीस लिए। मुझे इस सरणी पर अपना हाथ रखना होगा। उसने ऊपर देखा और आसमान की ओर देखा। उसका चेहरा उदास था। देरसवेर, मैं इनमें से प्रत्येक दुष्ट को मौत की सजा दूंगा। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। उसने एक मंत्रमुग्ध मुहर बनाई और उसे धधकती पृथ्वी अग्नि में फेंक दिया। आग की लपटें तेज हो गईं और उनका रंग और भी तेज हो गया।
अचानक आसमान पर काले बादल छा गए, जिससे सूरज की रोशनी थोड़ी अवरुद्ध हो गई। वहां कौन जाएगा? चौंक कर जिंगयांग हुओ ने ऊपर देखा और उसकी दिव्य भावना फूट पड़ी। उसने एक छोटा सा ब्लू वुल्फ रथ देखा और फिर उसमें से प्रकाश की एक किरण गिरी। उसके सामने एक अजीब सा युवा चेहरा उभर आया। युवक की आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं और उसके शरीर से भयंकर हत्या का भाव निकल रहा था, जिसने शीर्ष 9 सितारा मार्शल ग्रैंडमास्टर जिंगयांग हुओ को भी कांप दिया। हजारों मील ऊपर झू जिन की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और वह चिल्लाया, यह वह है। एओ डिजिया और शिन पाई चौंक गए, जबकि झू जिन ने अविश्वसनीय रूप से कहा, यह वही युवक है। क्या वह वास्तव में यानवू से है? उसके बाद वह अपने आप से बुदबुदाया, कितना चालाक युवक है। वह हमारी सारी आंखों को सर्वोच्च महल की ओर ले आया, जो इतना बदकिस्मत था कि उसे बेवजह मिटा दिया गया। एओ डिजिया ने अपनी गर्दन झुकाई, उसकी आंखें टिमटिमाती हुई बोली, मुझे आश्चर्य है कि क्या इस सर्वोच्च महल का उत्तर के उन प्रमुख संप्रदायों से कोई लेना देना है। मुझे चिंता है कि इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है और इससे उत्तरवासियों को इस क्षेत्र को पार करने का बहाना मिल जाएगा और तब हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। शिनपाई का चेहरा उदासीन था और कोई भी उसकी वर्तमान मनोदशा नहीं बता सकता था। उन्होंने बस ठंडे स्वर में कहा, इस घटना का स्रोत यह युवक है और यह जिंगयांग हुओ है जिसने सुप्रीम पैलेस को नष्ट कर दिया। इसका फायरक्रो साम्राज्य से क्या लेना देना है? उनका रवैया स्पष्ट था। यदि वास्तव में कुछ गंभीर घटित हुआ तो वे केवल इन 2 लोगों पर जिम्मेदारी डाल देंगे। विभिन्न कुलीन परिवारों के मार्शल ग्रैंडमास्टर भी आश्चर्य से नीचे देख रहे थे। उनमें झो परिवार के 2 बुजुर्ग थे, झो चू और झो जिन, और वे हैरान और सशंकित थे। यानवू झो परिवार की निगरानी में था और हाल की जांच के अनुसार मैरियार्ड ट्रेजर्स स्टोर द्वारा नीलाम की गई 5 तत्वों की कड़ाही को यानवू ने सबसे हल्के ढंग से लूट लिया था। लेकिन उन्हें इस खोज पर विश्वास करना कठिन लगा। भले ही असंख्य खजाने की दुकान यानवू के पीछे होने की अफवाह थी, लेकिन उनके लिए झो परिवार को केवल 5 तत्वों के कड़ाही के लिए नाराज करना असंभव था। चेंग परिवार के बुजुर्ग चेंग हे भी आश्चर्यचकित थे। अपनी आंखों में एक अजीब नजर के साथ उसने झो चू और झो जिन पर नजर डाली। उन तीनों ने एक दूसरे को देखा और वे सभी आश्चर्यचकित रह गए और उन्हें विश्वास करना कठिन लगा। एकमात्र यानवू एक ही समय में 2 प्रमुख कुलीन परिवारों को कैसे अपमानित कर सकता है? यदि जिंगयान परिवार के साथ जो हुआ वह बहुत अजीब नहीं होता, जिसने सभी कुलीन परिवारों में डर पैदा कर दिया और उन्हें जल्दबाजी में कुछ भी करने से रोका, तो चेंग परिवार ने यानवू को नष्ट करने के लिए किसी को भेजा होता। अब ऐसा लग रहा था कि चीजें वास्तव में उतनी सरल नहीं थीं जितनी उन्होंने कल्पना की थी। तुम कौन हो? लड़के जिंगयांग हुओ ने गहरी आवाज में पूछा। आग की लपटों की टिमटिमाती रोशनी में उसका चेहरा भयंकर लग रहा था। ये जो लगभग भुन चुका था, ने दर्द से कराहते हुए ऊपर देखा और फिर वह तुरंत अपने पैरों पर खड़ा हो गया, जैसे कि उस पर बिजली गिर गई हो। ली यूनक्सियाओ। माय लॉर्ड, वह ली यूनक्सियाओ है। यानवू के सिटी लॉर्ड ली यूनक्सियाओ। ऊपर आकाश में झू जिन का दिल जोर से हिल गया और उसका चेहरा गंभीर हो गया। हालांकि जब उसने यूनक्सियाओ को आते देखा तो उसे इस बात का संदेह हो गया था, फिर भी ली द्वारा इसकी पुष्टि सुनकर वह चौंक गया। बाकियों को भी ऐसा ही लगा। यूनक्सियाओ ठंडे चेहरे के साथ आग की लपटों में गिर गया। ऐसा लग रहा था कि गरजती हुई ब्लू लोटस अर्थ फायर उसे चोट पहुंचाने में असमर्थ थी और यहां तक कि पीछे हटने के संकेत भी दे रही थी। उसके मुंह से बर्फीली ठंडी आवाज निकली, तुम कौन हो? जिंगयांग हुओ हैरान था। उनकी ब्लू लोटस अर्थ फायर स्वर्ग और पृथ्वी की एक अजीब आग थी, बेहद क्रूर और शक्तिशाली, और यहां तक कि एक मार्शल सम्राट ने भी इसे सिर पर लेने की हिम्मत नहीं की। इस अग्नि बीज को परिष्कृत करने के लिए ही उन्होंने अपने खेती के आधार की उपेक्षा की, अन्यथा वह 7 नक्षत्रों के दायरे में कदम रख चुका होता। हालांकि आग को परिष्कृत करने के बाद एक सितारा मार्शल सम्राट भी उससे लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन यह लड़का सिर्फ एक सितारा मार्शल लॉर्ड था, तो वह अपनी अजीब आग का विरोध कैसे कर सकता था?
यूनक्सियाओ का शरीर ब्लू लोटस अर्थ फायर में झुलस गया और जल गया, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। उसकी भौहों के बीच एक ज्वलंत बादल चमक रहा था, ज्वलंत और सजीव। इस बीच उसके चारों ओर लगी आग की लपटें उससे दूर चली गईं, जैसे कि वे किसी अत्यंत भयावह चीज से मिल गई हों, जिससे निर्वात की एक परत बन गई हो। माई लॉर्ड, वह वही है जिसने जिंगयांग परिवार को नष्ट कर दिया और सुप्रीम पैलेस को तैयार किया। ली ने अपने दांत पीस लिए और दहाड़ने लगे। यह सब ली यूनक्सियाओ की गलती थी। उसने न केवल मुझे मेरी धन संपत्ति और महिमा, मेरी बाह और मेरे सारे खजाने को खो दिया, बल्कि यहाँ तक कि मुझे कष्ट भी दिया। काश मैं उसे काट कर मार डालूं। जब ली ही ने यूनक्सियाओ के चारों ओर एक निर्वात क्षेत्र दिखाई दिया, तो उसने सोचा कि यह जिंगयांग हुओ की जानबूझकर की गई कार्रवाई थी, यूनक्सियाओ को जलाकर मारने और जवाब न मिलने के डर से। तो उसने झट से कहा, महाराज, यह लड़का बहुत चालाक है। सभी का बदला लेने के लिए इसे अभी मार डालो। यहाँ तक कि आकाश में मौजूद अन्य लोगों ने भी सोचा कि जिंगयांग हुओ ने जानबूझकर एक वैक्यूम जोन बनाया था ताकि यूनक्सियाओ को सीधे न मारा जा सके। क्या मुझे तुम्हें यह सिखाने की जरूरत है कि मुझे क्या करना है? मेरी नजरों से दूर हो जाओ। जिंगयांग हुओ ने गुस्से से चिल्लाकर ली की ओर देखा। आग की एक धारा तुरंत मुट्ठी में तब्दील हो गई और ली की ओर बढ़ने लगी। अत्यधिक ठंडी ऊर्जा। ली अपनी बुद्धि से डर गया था और उसने जल्दी से अपनी ऊर्जा को अधिकतम गति तक घुमाया। बूम! धधकती हुई मुट्ठी के प्रभाव के तहत उसकी सारी अत्यधिक ठंडी ऊर्जा रक्षा एक पल में बिखर गई और वह चारों ओर जलती लपटों के साथ वापस गिर गया, कुछ सड़कों पर लुढ़कता और लड़खड़ाता हुआ रुकने से पहले। सौभाग्य से वह मरा नहीं। उसे इतना अधिक दर्द हो रहा था कि वह जमीन पर लुढ़क गया और जोर जोर से संघर्ष करने लगा। लेकिन ब्लू लोटस अर्थ फायर को बुझाना इतना आसान नहीं था। उसने जल्दी से अपनी अत्यधिक ठंडी ऊर्जा को घुमाया और आश्चर्यजनक रूप से वह आग की लपटों को नियंत्रित करने में कामयाब रहा, जिससे आग धीरे धीरे कमजोर हो गई। अत्यधिक ठंडी ऊर्जा को बेमिंग डार्क एनर्जी से संशोधित किया गया था, जो कि बेमिंग डार्क पैलेस की अंतिम साधना तकनीक थी, जो उत्तर में एक सुपर संप्रदाय था। तो यह बहुत शक्तिशाली था। हालांकि ब्लू लोटस अर्थ फायर को बुझाना आसान नहीं था, लेकिन ऊर्जा की धुलाई के तहत यह कमजोर पड़ने लगी। हालांकि यही लगभग कोक तक जल चुकी थी। जिंगयांग हुओ बेहद हैरान था। उसकी ब्लू लोटस अर्थ फायर को किसी शक्ति ने जबरदस्ती दूर नहीं किया था, बल्कि वह डर के मारे भाग रहा था। उसने कई वर्षों तक आग को परिष्कृत किया था और वे पहले से ही आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए थे, इसलिए वह आग की लपटों में भय को महसूस कर सकता था। यह वैसा ही था जब एक आम आदमी ने एक ऊंचे संप्रभु को देखा और विरोध न करने का साहस किया। इससे वह चौंक गया और हांफने लगा। यह पहली बार था कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी, इसलिए उसने सावधानी से पूछा, मैं जिंगयांग हुओ हूं। क्या तुमने मेरे परिवार को नष्ट कर दिया? ऊपर के लोगों को अजीब लगा। उन्हें आश्चर्य हुआ कि जिंगयांग हुओ अचानक इतना मिलनसार क्यों हो गया। जब वह सर्वोच्च महल में था तो उसने हमला करने और सभी को मारने से पहले कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि अत्यधिक क्रोध के कारण वह शांत हो गया होगा। केवल स्वर्ग ही जानता था कि आगे किस प्रकार का तूफान आएगा। तो आप जिंगयांग परिवार का एक बूढ़ा कुत्ता हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि कोई अभी भी जीवित है। यूनक्सियाओ की आंखों से एक ठंडी रोशनी फूट पड़ी और उसकी भौहों के बीच का धधकता हुआ बादल उसके पास से लगभग बाहर निकल गया। ऐसा लग रहा था कि आसपास की लपटें इससे प्रभावित हो रही थीं, क्योंकि वे फिर से पीछे की ओर बढ़ी, लगभग वहीं लौट आईं जहां जिंगयांग हुओ था। फीनिक्स ट्रू फ्लेम के सामने अन्य सभी लपटों को पीछे हटना होगा। जिंगयांग हुओ चौंका, लेकिन साथ ही वह गुस्से में आ गया। यह आप हैं। आपकी और जिंगयांग परिवार की क्या दुश्मनी है? आपने मेरे परिवार के साथ ऐसा क्यों किया? तुम मेरे एक व्यक्ति को मार डालो, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को नष्ट कर दूंगा। उनके शब्दों ने आकाश के सभी विशेषज्ञों को आश्चर्यचकित कर दिया। अध्याय 216 अग्नि दमन। ली, जो दूरी पर खुद को ठीक कर रहा था,
ने अपनी आंखें चौड़ी करके यूनक्सियाओ को आतंकित होकर देखा। हालांकि वे दोनों मार्शल लॉर्ड्स थे, फिर भी उन्होंने महसूस किया कि उनके बीच का अंतर और अधिक बढ़ गया है। जब से यूनक्सियाओ एक योद्धा था, उसने उसे गंभीरता से नहीं लिया था। अब चूंकि वे दोनों मार्शल लॉर्ड्स थे, यूनक्सियाओ की दबंग आभा उसकी आंखों में चुभ गई और उसे एहसास हुआ कि वह उसकी आंखों में देखने के लिए भी योग्य नहीं था। ली यी के दिल में एक भयानक आक्रोश और नफरत पैदा हो गई और उसने शाप दिया, यह उम्मीद करते हुए कि यूनक्सियाओ को जिंगयांग हुओ द्वारा थप्पड़ मार दिया जाएगा। क्या अभिमानी लड़का है। जिंगयांग हुओ इतना क्रोधित था कि वह हंसने लगा। आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं? यूनक्सियाओ की हत्या का इरादा कम नहीं हुआ और उसकी आवाज ठंडी हो गई। आप जिंगयांग परिवार में बचे आखिरी बूढ़े कुत्ते हैं। कुछ ही समय में जिंगयांग परिवार महाद्वीप से पूरी तरह से मिटा दिया जाएगा। तुम मौत की तलाश में हो। जिंगयांग हुओ के नथुने फड़क उठे। उन्हें यह सोचकर अवास्तविक एहसास हुआ कि उनका परिवार, जो फायरक्रो साम्राज्य में 1000 साल से अधिक समय से मजबूती से खड़ा था, एक युवा व्यक्ति द्वारा बेवजह नष्ट कर दिया गया था। यदि सर्वोच्च महल को नष्ट कर दिया जाए तो वह इसे स्वीकार करने के लिए अधिक इच्छुक थे। तुम्हें जलाकर राख कर देने के बाद मैं इस शिवालय को परिष्कृत करूंगा, इसे खोलूंगा और तुम्हारे निकट आने वाले हर व्यक्ति को नोच डालूंगा। जिंगयांग हुओ दोनों हाथों से वृत्त बनाता रहा। आग की लपटें उसके चारों ओर घूमने लगीं और वे जल्द ही एक विशाल आग के गोले में बदल गईं, जिसे उसने अपने सिर के ऊपर से उठाया और नीचे फेंक दिया। आग का गोला इतना विशाल था कि इसकी चौड़ाई लगभग 30 मीटर थी। सूरज की तरह गिरते हुए उसने एक झटके में आसपास की हर चीज को जला दिया। विस्फोट, ज्वलंत उल्का बौछार। जिंगयांग हुओ ने एक हाथ से जादू का इशारा किया और चिल्लाया। इसके साथ ही आग का गोला तेजी के साथ फूटा और हजारों आग के गोलों में बंटकर उल्कापात की तरह नीचे गिरा। आकाश के सभी विशेषज्ञों ने अपनी सांसें रोक लीं और हमले पर ध्यान केंद्रित किया। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि उन्हें हजारों मील ऊपर से भी गर्मी की लहरें महसूस हो रही थीं। हमले की शक्ति निश्चित रूप से एक सितारा मार्शल सम्राट से कमजोर नहीं थी। ऐसा प्रतीत हुआ कि जिंगयांग हुओ का अपने खेती के आधार की उपेक्षा करने और एकांत में ब्लू लोटस अर्थ फायर को परिष्कृत करने का निर्णय सही था। स्वर्ग और पृथ्वी की इस अजीब आग की मदद से उसके लिए एक मार्शल सम्राट बनना बहुत आसान होगा और उस समय तक सामान्य मार्शल सम्राटों का उसके लिए कोई मुकाबला नहीं होगा। जैसे ही धधकती हुई आग की लपटें नीचे आने लगीं, यूनक्सियाओ के मन में अचानक एक विचार आया। उसके आध्यात्मिक सागर में एक शक्ति उमड़ने लगी और उसने अचानक जोर से चिल्लाया जब उसने अपने शरीर को आगे की ओर झुकाया और अपनी बाहों को दोनों तरफ फैलाया। उसके बगल में स्थित दिव्य क्षेत्र टैबलेट उसके दिल से जुड़ा हुआ था और उसके आध्यात्मिक महासागर में एक गहरी अंतर्दृष्टि आई। स्वर्ग और पृथ्वी की अजीब अग्नि से आकर्षित होकर उसकी आत्मा की गहराई में दिव्य अग्नि और अधिक तीव्र हो गई और उसका पूरा आध्यात्मिक महासागर अचानक आग की लपटों में बदल गया, जो उसकी भौहों के बीच धधकते बादल के माध्यम से उसके शरीर से बाहर निकलने वाली थी। यूनक्सियाओ की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। यहाँ तक कि दिव्य क्षेत्र टैबलेट द्वारा उसकी आत्मिक शक्ति का पोषण करने के बावजूद उसके आध्यात्मिक महासागर में आग की लपटें उसके नियंत्रण से बाहर थीं। यदि वे भाग निकले तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। गर्जन। उसने अपना सिर पीछे फेंक दिया और दहाड़ते हुए अपने आध्यात्मिक सागर में आग की लपटों को बलपूर्वक दबा दिया। अचानक उसका पूरा शरीर लाल हो गया और खून में आग लग गई। गर्जना के साथ आकाश में धधकती हुई उल्का वर्षा थोड़ी देर के लिए रुकी और अत्यधिक भय के साथ धराशायी हो गई। हालांकि इसमें अब शक्तिशाली आभा नहीं थी और ऐसा लगता था कि यह जानबूझकर यूनक्सियाओ से बच रहा था। केवल उसके चारों ओर विस्फोट हो रहा था और आग की लपटों के समुद्र में बदल गया जिसने जमीन को जला दिया। किसी ने भी इस सूक्ष्म विवरण पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन इसने जिंगयांग हुओ को गहरा सदमा पहुंचाया। वह ब्लू लोटस अर्थ फायर के साथ आध्यात्मिक रूप से जुड़ा हुआ था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से आत्मा की गहराई से आने वाले भय और सदमे को महसूस कर सकता था। अजीब आग।
उसके शरीर में भी स्वर्ग और धरती की एक अजीब आग है। जिंगयांग हुओ की आंखें उत्साह से चौड़ी हो गईं। उन्होंने अपने पूरे जीवन में अग्नितत्व साधना तकनीकों का अभ्यास किया और अनगिनत आग के संपर्क में आए। ब्लू लोटस अर्थ फायर पहले से ही स्वर्ग और पृथ्वी की एक बहुत ही मजबूत अजीब आग थी, लेकिन यूक्सियाओ के अंदर की अजीब आग का स्तर इससे कहीं अधिक होना चाहिए। स्वर्ग और पृथ्वी की यह असाधारण वस्तु आपके जैसे मात्र मार्शल लॉर्ड के पास नहीं हो सकती है। उसकी आकृति चमक उठी और वह अगले ही पल भीषण गर्जना करते हुए आग की लपटों के समुद्र के अंदर चला गया। देखें तुम्हारे शरीर के अंदर कैसा अस्तित्व छिपा है। धधकती आग की लपटों के बीच एक निर्वात क्षेत्र था। यूनक्सियाओ अपने चेहरे पर एक दर्दनाक भाव से जूझ रहा था। उसने अपने अंदर फीनिक्स ट्रू फ्लेम को दबाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और उसका तानाशाह शरीर आग की लपटों के नीचे पिघलने के लक्षण दिखा रहा था। समय समय पर उसकी त्वचा से गर्मी की लहरें निकल रही थीं। यह है जब जिंगयांग हुओ ने आग की लपटों के समुद्र में प्रवेश किया और यूनक्सियाओं की आभा को महसूस किया तो उसके शिष्य अचानक सिकुड़ गए। यह एक शक्तिशाली प्राचीन आभा थी जिसने उसके हृदय को ठंडक से भर दिया। हालांकि वह आग के समुद्र के अंदर था, फिर भी उसे बिल्कुल भी गर्मी महसूस नहीं हुई। एक प्राचीन दिव्य अग्नि, इस तरह की भावना, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि यह वास्तव में प्राचीन काल से विरासत में मिला एक सार है। वह उत्साह से असंगत हो गया। तुम स्वर्ग और पृथ्वी के ऐसे दुर्लभ खजाने के लायक नहीं हो। मुझे दो, मुझे तुरंत आग दो। वह आग पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन वह आभा से भयभीत था और उसने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। यूनक्सियाओं की आंखों में एक दर्दनाक भाव था। अचानक वे एक प्रकाश के साथ फूट पड़े, जबकि उसकी भौहों के बीच धधकता हुआ बादल प्रकट हुआ, जिसमें से सच्ची आग का प्राचीन सार तरंगित हो रहा था। जो एक फीकी पक्षी की चीख, जो ऐसी लग रही थी मानो प्राचीन काल से आ रही हो, आग के समुद्र में गूंज उठी। उस पल में धधकती ब्लू लोटस अर्थ फायर ठंडी हो गई, मानो उस पर पानी छिड़का गया हो। आग की लपटें अभी भी जल रही थीं, लेकिन उनका तापमान 0 डिग्री से नीचे चला गया लग रहा था। जिंगयांग हुओ वहीं रुक गया। ब्लू लोटस अर्थ फायर के साथ आध्यात्मिक रूप से जुड़े होने के कारण उन्हें उसी समय ठंड का भी एहसास हुआ। यह उसके शत्रु से उत्पन्न ठंडक नहीं थी, बल्कि ब्लू लोटस अर्थ फायर के आध्यात्मिक अर्थ के अंदर जबरदस्त भय से उत्पन्न ठंडक थी। यह वास्तव में क्या है? यह मेरी अजीब आग को इतना भयभीत कैसे कर सकता है? जिंगयांग हुओ ने अपनी आत्मा की गहराई से आए डर का विरोध करने के लिए संघर्ष करते हुए अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। अर्थ फायर की आध्यात्मिक भावना गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई, जिसका सीधा असर उसके दिमाग पर पड़ा और वह एक पल में भय से घिर गया। जिस बात ने उसे और भी अधिक भयभीत कर दिया वह यह थी कि पक्षी की चीख के साथ यूनक्सियाओं की भौहों के बीच से एक स्वप्न जैसी बमुश्किल दिखाई देने वाली आग बाहर निकल रही थी। यह उसके शरीर में घुस गया और तुरंत उसकी आधी से अधिक ऊर्जा जला दी। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह नरक की आग में गिर गया हो और आग की लपटों में घिरने वाला हो। यह है। अपने शरीर में लगी गंभीर चोट की परवाह न करते हुए जिंगयांग हुओ की आंखें एक पल के लिए धुंधली हो गईं और उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। आखिरकार उसे याद आया कि उसने अभी-अभी कौन सी सुंदर मायावी चीज देखी थी। वह हवा में ऐसे उछला मानो उस पर बिजली गिर गई हो और चिल्लाया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि यह है। मुझे उसकी देखभाल करने दो। आसमान से एक आह गिरी और जिंगयांग हुओ की आवाज टूट गई। इस बीच ब्लूवुल्फ रथ से प्रकाश की एक किरण गिरी और पलक झपकते ही डुआन यू एक उदासीन चेहरे के साथ जिंगयांग हुओ के सामने उतरा। उसकी पीठ के पीछे उसका स्वर्गीय हेलबर्ड था। उल्टी, यूनक्सियाओं ने खांसते हुए मुंह से खून निकाला। प्राचीन फीनिक्स का सार धधकते बादल से बाहर निकलने के बाद उसके आध्यात्मिक महासागर के अंदर की लपटें शांत हो गईं और उसके द्वारा नियंत्रित की गईं और उसकी आत्मा में वापस धकेल दी गईं। लेकिन उनका पूरा शरीर गंभीर रूप से जख्मी हो गया था।
जब वह अपनी आभा को नियंत्रित करने से पहले कुछ कदम पीछे हट गया तो वह अपने मुंह से खून का घूंट बाहर निकालने से खुद को नहीं रोक सका। जब से उसे फीनिक्स डिवाइन फायर मिला, उसने इसे नियंत्रित करने के लिए अनगिनत बार कोशिश की। उम्मीद थी कि वह कम से कम अपने शरीर के बाहर वास्तविक फीनिक्स लॉ की एक बूंद को संघनित कर सके, लेकिन उनके सभी प्रयास विफल रहे। जब उन्होंने कुंवू दिव्य वृक्ष को दक्षिण सागर की गहराई में पुनर्जीवित होने में मदद की तो उन्होंने पहली बार दिव्य अग्नि को नियंत्रित करने की कोशिश की और उन्हें लगा कि यह बहुत उपयोगी है। इससे दैवीय अग्नि को नियंत्रित करने की उसकी महत्वाकांक्षा फिर से जागृत हो गई। यही कारण है कि उसने डुआन यू को रथ के अंदर ही रहने दिया जबकि वह अकेले नीचे आया था। आखिरकार आकाश में बहुत सारे विशेषज्ञ थे और 2 सितारा मार्शल सम्राट निश्चित रूप से एक बहुत मजबूत तुरुप का इक्का था। वह इसे जल्दी उजागर नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि वह इस पर काबू पाने में असफल हो जाएंगे। केवल अब उसे एहसास हुआ कि जब वह दक्षिण सागर में था तो कुंवू दिव्य वृक्ष द्वारा उसमें डाली गई आत्मा क्यूई की जबरदस्त मात्रा के कारण वह दिव्य अग्नि को नियंत्रित करने में सक्षम था। और फिर भी उसे उसी समय पुनर्जन्म की कीमत भी चुकानी पड़ी। प्राचीन काल से विरासत में मिली एक दिव्य वस्तु वास्तव में इतनी सरल नहीं थी। उन्होंने माना कि एक मार्शल संप्रभु की ताकत के बिना वह इसे नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होंगे। आप कौन हैं? जिंगयांग हुओ अचंभित रह गया। डुआन यू की 7 सितारा मार्शल ग्रैंड मास्टर की ताकत ने उसे सतर्क नहीं किया। भले ही वह अब गंभीर रूप से घायल हो गया था, इस आदमी की देखभाल करने में उसे केवल कुछ मिनट लगेंगे। युंगसियाओ वह था जिससे वह अब सबसे ज्यादा डरता था। लेकिन एक झटके में डुआन यू ने एक हाथ से एक मंत्र का प्रदर्शन किया और एक मंत्र का पाठ किया और उसकी आभा अचानक बढ़ने लगी। कुछ ही सांसों में 7 नक्षत्रों के दायरे में प्रवेश कर गई। एक मार्शल सम्राट, एक 2 सितारा मार्शल सम्राट। यह वह क्षण था जब जिंगयांग हुओ को गंभीर भय हुआ। उसने गहरी सांस लेते हुए कुछ कदम पीछे हटते हुए भयभीत होकर कहा, वास्तव में आप कौन हैं? उसके नियंत्रण में आसपास की लपटें उसके शरीर में वापस आ गईं, जिससे उसके मेरिडियन और मांस की मरम्मत हो गई जो कि भ्रामक फीनिक्स ट्रू फ्लेम द्वारा जल गए थे। एक अजीब आग जादुई थी। यह न केवल हमला कर सकता है बल्कि शरीर और शिरोबिंदु को पोषण भी दे सकता है और घावों को भी भर सकता है। जैसे ही आग की लपटें गायब हुईं, जमीन पर स्थिति तुरंत सभी की आंखों के सामने आ गई। हालांकि उन विशेषज्ञों को अभी यूनक्सियाओं के बारे में कुछ अजीब लगा, लेकिन वे अनिश्चित नहीं थे। अब जब उन्होंने देखा कि वह काला पड़ गया था और घावों से ढका हुआ था, उसकी छाती पर खून के धब्बे थे, तो उन्हें लगा कि वह जिंगयांग हुओ की ब्लू लोटस अर्थ फायर से घायल हो गया है और वे सभी आश्चर्यचकित दिखे। केवल एक सितारा मार्शल लॉर्ड की खेती के आधार के साथ युंगसियाओ पृथ्वी की आग से बच गया, जिससे इन विशेषज्ञों को अविश्वसनीय महसूस हुआ। लेकिन तब वे आश्चर्यचकित रह गए क्योंकि डुआन यू से निकलने वाली आभा एक विशाल पर्वत की तरह उनकी छाती पर दबाव डाल रही थी, जिससे उनके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया था। एक 2 सितारा मार्शल सम्राट शिनपाई की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसके चेहरे पर हैरानी का भाव आ गया। जू जिन और एओडिजिया ने भी एक दूसरे को भयभीत होकर देखा। इस दक्षिणी आकाश के नीचे सभी मार्शल सम्राट अधिपतियों की तरह थे। यह आदमी कौन है? मैं उससे पहले कभी क्यों नहीं मिला? जू जिन के चेहरे पर भाव बेहद गंभीर थे। वे मूलतः सभी प्रसिद्ध मार्शल सम्राटों को जानते थे। एओडिजिया ने अपना सिर हिलाया और हल्के से कहा, बेहतर होगा कि वह किसी संप्रदाय का साधु हो। मैं बस चिंतित हूं। हर कोई समझ गया कि उसका मतलब क्या था। उन्हें सबसे अधिक चिंता इस बात की थी कि अन्य 3 क्षेत्रों के विशेषज्ञ उनके क्षेत्र में आए थे। स्वर्गीय मार्शल महाद्वीप को 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था और दक्षिण की समग्र ताकत सबसे कमजोर थी। वे अन्य 3 क्षेत्रों से प्रतिस्पर्धा ही नहीं कर सके। 4 प्रमुख क्षेत्रों के बाहर अन्य दिव्य स्थान थे और आम लोगों को पता नहीं था कि वे कहाँ थे। पवित्र क्षेत्र जिसने नाममात्र रूप से स्वर्गीय मार्शल महाद्वीप पर शासन किया था, एक उदाहरण था।
अधिकांश लोग केवल यह जानते थे कि ऐसी कोई जगह अस्तित्व में है, लेकिन कम ही लोग जानते थे कि वह वास्तव में कहाँ थी। और फिर वहाँ आत्मा निर्माण का सागर था। केवल जब कोई कीमियागर 7वें स्तर पर पहुंचता है और संबंधित स्थान पर जाता है तो कोई उसे वहां मार्गदर्शन कर सकता है। अध्याय 217 जिंगयांग हुओ को मार डालो। शिनपाई के चेहरे पर एक अनिश्चित भाव था। उन्होंने डुआन यू की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह आदमी कहाँ से आता है, यानवो अब सरल नहीं है। पहले मैंने सुना था कि इसे मैरियड ट्रेजर स्टोर द्वारा समर्थित किया गया था, लेकिन उन्होंने पहले ही इससे इनकार कर दिया था और मुझे नहीं लगता कि वे झूठ बोल रहे हैं। उस मामले में यानवू के पीछे कौन है? एओडिजिया की आंखों में एक ठंडी चमक थी जब उन्होंने कहा, अब जब माउंट मेरू खुलने वाला है तो किसी भी दुर्घटना की कोई गुंजाइश नहीं है। हम इस आदमी को पकड़ने और उससे पूछताछ करने के लिए नीचे क्यों नहीं जाते? शिनपाई का चेहरा गंभीर हो गया और उन्होंने कहा, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, माउंट मेरू खुलने वाला है और अन्य 3 क्षेत्र इस पर उत्सुकता से नजर रख रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ भी अतिरंजित नहीं किया है। यदि ऐसी शक्तियां हैं जो अपना रास्ता आगे बढ़ाना चाहती हैं, तो वे हमें परेशानी में डालना चाहेंगी और जितना बड़ा होगा उतना बेहतर होगा, ताकि उन्हें मौका मिल सके। जब तक हम नहीं हटते, कोई भी पवित्र क्षेत्र के लौह नियमों के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता है। स्पष्ट रूप से मेरी गांड पर लोहे का राज है, एओडिजिया ने असंतोष से कहा। हालांकि कोई भी इसे स्पष्ट रूप से करने की हिम्मत नहीं करता है। जब भी पहाड़ खुलता है तो हमेशा उन महाशक्तियों के शिष्य होते हैं। धत तेरी की। शिनपाई ने उसकी ओर देखा और कहा, इस दुनिया में पूर्ण निष्पक्षता कैसे हो सकती है? इसे सतह पर बनाए रखना पहले से ही बहुत अच्छा है। आज से यानवो को निगरानी सूची में डाल दें। जब तक वे परेशानी पैदा नहीं करते, उन्हें रहने दीजिए। मेरू पर्वत खुलने के बाद हम इस पर वापस आएंगे। उन तीनों ने बात करना बंद कर दिया, उदासीनता से नीचे देखा और मामले को अपने हिसाब से चलने दिया। इस बीच उनके पीछे के कुलीन परिवारों के बुजुर्ग गंभीर दिख रहे थे, विशेष रूप से झो परिवार से झोचू और झो जिंग और चेंग परिवार से चेंग हे। वे तीनों गहरी चिंता और भय से एक दूसरे को देखने लगे। नीचे डुआन यू ने जिंगयांग हुओ पर एक नजर डाली और उदासीनता से कहा, आप मरने वाले हैं तो आप इतना कुछ क्यों जानना चाहते हैं? उसने आकाश की ओर एक उंगली उठाई और उसका स्वर्गीय हेलबर्ड तुरंत हवा में तैर गया और पागलपन से आसपास की प्राइमर्डियल क्यूई को अवशोषित कर लिया और एक चौंकाने वाली शक्ति का उत्सर्जन किया। जिंगयांग हुओ की ओर उदासीनता से देखते हुए उन्होंने कहा, तुम्हारे पास अद्भुत आग है, इसे मुझे दे दो और मैं तुम्हें अक्षुण्ण शरीर दे दूंगा। क्या इससे जिंगयांग हुओ चौंक गया और वह कुछ कदम पीछे हट गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह आदमी उसकी ब्लू लोटस अर्थ फायर पर नजर रख रहा है। मुझे पता है कि आप अपने लिए समय खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अपनी सभी चोटों से उबर भी जाएं, तो भी आपके जीतने की कोई संभावना नहीं है। डुआन यू की आंखें ठंडी हो गईं क्योंकि उसने अपनी उंगली नीचे की ओर उठाई और चिल्लाया, द हेवनली हेलबर्ड, व्हाट फ्लेम गोस्ट किल। प्रिमोर्डियल क्यूई को पूरी तरह से अवशोषित करने के बाद हेलबर्ड ने अपनी नोक घुमाई और जिंगयांग हुओ की ओर हवा में गोली मार दी। तुम्हें मेरी ब्लू लोटस अर्थ फायर चाहिए? मैं तुमसे नहीं डरता, भले ही तुम 2 सितारा मार्शल सम्राट हो। जिंगयांग हुओ की आंखें गुस्से से जल गईं। उसने छलांग लगाई और हेलबर्ड को झुका दिया क्योंकि लौ की एक गेंद तेजी से सिकुड़ते हुए उसकी हथेलियों के बीच से बाहर निकली। पीछे हटने के बजाय वह डुआन यू की ओर बढ़ा। टीएसके, जिंगयांग हुओ वास्तव में एक अनुभवी योद्धा है। वह 2 सितारों वाले मार्शल सम्राट के सामने भी बहुत शांत है। ऊपर आकाश में एओडिजिया के होठों पर एक मनोरंजक मुस्कान का संकेत आया और उन्होंने प्रशंसा करते हुए कहा, चीफ शिन, क्या आपको लगता है कि उनके जीतने की कोई संभावना है? शिनपाई अभिव्यक्तिहीन था और उसने हल्के से कहा, संकट में हमेशा एक मौका होता है, लेकिन वे एक बड़े दायरे से अलग हैं।
जब तक उसका शत्रु कोई अनुभवहीन नौसिखिया न हो उसके लिए कठिन समय रहेगा। डुआन यू हर दिन दक्षिण सागर में समुद्री जानवरों का शिकार करता था। युद्ध के अनुभव के मामले में वह निश्चित रूप से यूनक्सियाओं को छोड़कर सभी से ऊपर था। एक उड़ता हुआ पतंगा आग में कूदता है। डुआन यू ने अपनी अवमानना का कोई रहस्य नहीं बनाया। उसने अपनी हथेलियां एक साथ रखीं और उसे बाहर धकेलने से पहले एक मंत्र का प्रदर्शन किया। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। एक नीली रोशनी एक झील की तरह फैल गई जो एक शांत शांति दे रही थी, और ऐसा लग रहा था कि पूरा शून्य एक झील की सतह बन गया है जो आकाश को दो हिस्सों में विभाजित कर रहा है। जिंगयांग हुओ अचंभित रह गया। हालांकि डुआन यू की चाल मजबूत नहीं थी, यह एक प्रामाणिक जलतत्व मार्शल तकनीक थी। अपने उच्च साधना आधार के साथ मिलकर इसने पूर्व की आग को पूरी तरह से दबा दिया। यूनक्सियाओं को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि डुआन यू इस कदम का इस्तेमाल करेगा। उनकी सबसे मजबूत मार्शल तकनीक निस्संदेह आग से संबंधित थी, लेकिन उनकी सफेद चिलचिलाती लौ स्पष्ट रूप से ब्लू लोटस अर्थ फायर से तुलनीय नहीं थी। इसलिए इसका उपयोग करने के बजाय वह जलतत्व मार्शल तकनीक का भी उपयोग कर सकता है जिससे वह परिचित नहीं था। उन्होंने जिंगयांग हुओ को सीधे दबाने के लिए स्पष्ट रूप से अपने उच्चस्तरीय खेती के आधार पर भरोसा किया। इसके अलावा जलतत्व मार्शल तकनीकें कोमल थीं और उनकी मारक क्षमता मजबूत नहीं थी। वह जिंगयांग हुओ को सीधे मारने से बच सकता था, जिससे उसे ब्लू लोटस अर्थ फायर निकालने का समय मिल गया। यूनक्सियाओ आश्चर्यचकित था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस मूर्ख दिखने वाले व्यक्ति के पास इतना समृद्ध युद्ध अनुभव और अंतर्ज्ञान होगा। ऊपर आकाश में शिनपाई ने भौहें सिकोड़ते हुए आह भरी और कहा, यह आदमी निश्चित रूप से युद्धकठिन विशेषज्ञ है। जिंगयांग हुओ के जीतने की कोई संभावना नहीं है। अगर मुझे मरना भी पड़ा तो मैं तुम्हें अपने साथ नर्क में खींच लूंगा। उनके खेती के आधारों के बीच के अंतर के दबाव ने उसे नियंत्रित रखा क्योंकि जिंगयांग हुओ निराशा में पड़ गया। जैसे ही वह चिल्लाया, यदि आप ब्लू लोटस अर्थ फायर चाहते हैं तो आएं और इसे मेरी कब्र में मुझसे प्राप्त करें। अचानक उसकी छाती से एक सफेद रोशनी फूट पड़ी, जबकि आग की लपटें फैल गईं और नीली झील में जा गिरी, जिससे बड़ी मात्रा में जल वाष्प उबलने और उबलने लगा। इस बीच पूरा शून्य डोलने लगा। जिंगयांग हुओ बेतहाशा हंसे और कहा, हाँ हाँ, पूरे शहर को मेरे साथ मरने दो। अच्छा नहीं। वह ब्लू लोटस अर्थ फायर के साथ आत्मविस्फोट करने जा रहा है, झू जिन ने चौंकते हुए कहा। ब्लू लोटस अर्थ फायर के साथ शिखर 9 सितारा मार्शल ग्रैंड मास्टर का आत्मविस्फोट निश्चित रूप से पूरे यानवो को आग की लपटों में डुबो देगा। गर्मी की लहरें आसमान की ओर बढ़ रही थीं। एओडिजिया का चेहरा धुंधला दिख रहा था। उसने ठिठुरते हुए कहा, इससे हमारा क्या लेना देना है। उसकी आंखों में एक जटिल भाव था और उसने धीमे स्वर में कहा, अफसोस की बात है कि हम उस शिवालय के अंदर के दृश्य को नहीं देख सकते। शिनपाई का चेहरा उदास था और वह सहमत भी लग रही थी। हालांकि पूरा यानवो आग की लपटों में घिरने वाला था और शहर के हर व्यक्ति के मरने की संभावना थी, इन विशेषज्ञों की नज़र में यह पूरे शहर में चींटियों की हत्या से अलग नहीं था। जब जिंगयांग हुओ पागल हो गया तो उसके कानों में एक तिरस्कारपूर्ण आवाज आई, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस लायक हो कि तुम पूरे शहर को अपने साथ मरने दो? इससे जिंगयांग हुओ को विराम लग गया। उसने आवाज का पीछा किया और देखा कि यूनक्सियाओ उसकी ओर तिरस्कारपूर्वक देख रहा है। वह ठिठक गया और उसने एक जोड़ी रक्तलाल आंखें देखीं। उसका सिर अचानक चकरा गया और वह थोड़ी देर के लिए अपनी चेतना खो बैठा। अच्छा नहीं, यह एक आध्यात्मिक हमला है। वह लगभग तुरंत ही जाग गया और उसने भयभीत होकर यूनक्सियाओं को देखा। उसका आंतरिक आघात सीमा से परे था। लेकिन जिस बात ने उसे और अधिक निराश कर दिया, जब उसने देखा कि डुआन यू ने उस पर मुक्का मारा और उसे सीधे उसकी छाती में मार दिया। ब्लू लोटस अर्थ फायर, जो आध्यात्मिक रूप से उसके साथ जुड़ा हुआ था और बेहद हिंसक हो गया था, सीधे उसके शरीर के अंदर हाथ से नियंत्रित किया गया था। आप जिंगयांग हुओ ने निराशा की दहाड़ निकाली। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। बूम! एक क्षण में उसका शरीर फट गया।
हालांकि चोटी के 9 सितारों वाले मार्शल ग्रैंड मास्टर का आत्मविस्फोट शक्तिशाली था, लेकिन इससे व्यापक क्षति नहीं होगी। डुआन यू ने अपनी ऊर्जा घुमाई और विस्फोट को झेला, जिससे उसका शरीर गंभीर रूप से घायल हो गया। लेकिन उसने चकमा देने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि ब्लू लोटस अर्थ फायर अभी भी उसकी हथेली में नियंत्रण में था। यदि वह इसे दबाने में असफल रहा और जिंगयांग हुओ के साथ मिलकर इसमें विस्फोट कर दिया, तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। क्या हुआ? जिंगयांग हुओ अचानक आखिरी मिनट में थोड़े समय के लिए क्यों रुका और उस आदमी को मौका दिया? जब एओडिजिया ने बड़ी हैरानी से पूछा तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। शिनपाई और झू जिन भी खाली दिख रहे थे, क्योंकि वे दोनों गहरी सोच में खोए हुए थे। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। जिंगयांग हुओ के लिए बिना किसी कारण के वहां स्थिर खड़ा रहना असंभव था। झू जिन ने भरी और व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, अगर हम जवाब जानना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि हमें जिंगयांग हुओ से पूछना होगा। इस बीच जब शिनपाई ने डुआन यू के हाथ में ब्लू लोटस अर्थ फायर को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसका चेहरा चमक उठा, जिससे साफ पता चला कि वह अंदर ही अंदर संघर्ष कर रहा था। एओडिजिया ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। क्यों? क्या आप प्रलोभित हैं? क्या आप नीचे सभी लोगों को मारकर अपने लिए अजीब आग लेने जा रहे हैं, या यहीं से देखते रहेंगे? खैर, इस ब्लू लोटस अर्थ फायर का मूल्य किसी साधारण रहस्यवादी खजाने से कम नहीं है। यदि आप इसे लेते हैं और इसे परिष्कृत करते हैं, तो आप सीधे अपने साधना आधार में एक सितारा आगे बढ़ा सकते हैं। उसने जो कहा उसे सुनने के बाद शिनपाई के चेहरे पर सुकून आया और वह बेहद शांत हो गया। धीमी आवाज में उन्होंने कहा, मैं अग्नितत मार्शल तकनीकों की खेती नहीं कर रहा हूं। ब्लू लोटस अर्थ फायर को परिष्कृत करने में मुझे जितना समय लगेगा, वह मेरे लिए खुद को एक सितारा आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। ऐसा लगता है कि इस आदमी को आग को वश में करने में कोई समस्या नहीं है। जिंगयांग परिवार की घटना का आखिरकार नतीजा निकला और हर किसी के दिमाग पर दबा हुआ पत्थर उठा लिया गया है। चलो अब चलें। लेकिन शिनपाई की आंखें कुछ दूर हो गईं और उन्होंने हल्के से कहा, मेरू पर्वत खुलने वाला है और मुझे आशा है कि हर कोई आपके प्रति सतर्क रहेगा और कुछ भी गलत नहीं होने देगा। यानवू के अचानक बढ़ने का कोई कारण होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि जिन कुलीन परिवारों को यानवू से समस्या है, वे थोड़ा संयम बरत सकते हैं और उन्हें उकसाने की कोशिश नहीं कर सकते, ताकि अनावश्यक परेशानी न हो। हालांकि 1000 साल पुराने कुलीन परिवार के लिए गिरना आसान नहीं है। जब ऐसा होता है, इसमें बस पलक झपकने की जरूरत है। जिंगयांग परिवार इसका एक आदर्श उदाहरण है। इतना कहने के बाद उसने झोउ परिवार और चेंग परिवार पर नजर डाली और फिर धीरे धीरे शून्य में गायब हो गया। झू जिन और एओडिजिया ने भी भीड़ को देखा और फिर एक साथ गायब हो गए। झोउ परिवार और चेंग परिवार के बुजुर्गों ने नजरें देखीं और कांप उठे। भीड़ तितर बितर होने के बाद उन तीनों ने उदास चेहरों के साथ वापस उड़ने से पहले कुछ देर तक गुप्त रूप से चर्चा की। ब्लू लोटस अर्थ फायर को हथियाने के बाद डुआन यू ने इसे दबाने के लिए अपनी सारी ताकत जुटाई और धीरे धीरे इसे अपने शरीर में समाहित कर लिया। फिलहाल जिंगयांग हुओ के आत्मविस्फोट से वह पहले ही गंभीर रूप से घायल हो चुका था। लेकिन अगर उसने आग को सोखने का अवसर नहीं उठाया तो उसके लिए इसे दबाना बहुत मुश्किल होगा। आखिरकार एक बार जब उसने इसे जाने दिया तो अजीब आग असीमित स्वर्ग और पृथ्वी पर वापस उड़ जाएगी, जिसे दोबारा पाना लगभग असंभव होगा। उसने गहरी सांस ली और अजीब आग को निगलने के लिए अपना मुंह खोला। तुरंत उसका पूरा शरीर लाल हो गया और दर्द से जूझते हुए जमीन पर गिर पड़ा। हवा उसकी दयनीय चीखों से गूंज उठी। उसके चेहरे पर दर्द को देखते हुए यूनक्सियाओ ने हवा में अकेले ब्लूवुल्फ रथ को बुलाया। आप सभी 6 लोग नीचे आएं और उसके लिए अजीब आग को दबाने की पूरी कोशिश करें। 6 आकृतियां तुरंत रथ से गिर गईं। जब उन्होंने डुआन यू को घेर लिया तो उन्होंने डर के मारे इधर उधर देखा और उसके अंदर की अजीब आग को दबाने के लिए अपनी मजबूत आत्मशक्ति का इस्तेमाल किया। इससे बहुत मदद नहीं मिली, लेकिन इससे उसका दर्द काफी हद तक कम हो गया। उस समय आकाश में मौजूद सभी लोग चले गए थे
और यहाँ तक कि ली ये भी कहीं नहीं थी। जब उसने देखा कि डुआन यू का दर्द धीरे धीरे कम हो गया है तो यूक्सियाओ ने राहत की सांस ली। वह गोली शिवालय को देखकर मुस्कुराया और उसने कुछ मंत्रमुग्ध मुहरें बाहर फेंक दीं और सीधे अंदर चला गया। अध्याय 218 आत्मा को पोषण देने वाली लकड़ी निकालें। द डिवाइन रियलम टैबलेट आध्यात्मिक रूप से यूनक्सियाओ से जुड़ी एक रहस्यवादी कलाकृति थी। हालांकि उसने अभी तक इसे पूरी तरह से परिष्कृत नहीं किया था, फिर भी वह अंदर की चीजों को कुछ हद तक समझ सकता था। अंदर जाते ही वह माउंट एंच के ऊपर दिखाई दिया। उसके नीचे का क्षेत्र बाहरी दुनिया से अप्रभावित जीवन और आत्मा क्यूई से भरा था। वह दूर कुछ स्थानों पर असंख्य योद्धाओं को प्रशिक्षण लेते हुए भी महसूस कर सकता था। युवा मास्टर यूं आप वापस आ गए, अचानक नीचे से किसी ने हाथ हिलाते हुए आश्चर्य से पुकारा। यूनक्सियाओ ने उस आदमी की ओर देखा, वह हंसा और जमीन पर उड़ गया। ओह, आप तीसरी श्रेणी में पहुंच गए हैं, जियारोंग। संतुष्ट दृष्टि से जियारोंग ने आगे बढ़कर कहा, मास्टर झांग और मास्टर जू को धन्यवाद, और वे ऐसा आपकी वजह से करते हैं, यंग मास्टर यून। यूनक्सियाओ ने उसे लात मारी और पूछा, एक बूढ़ा मार्शल ग्रैंड मास्टर आया था, क्या आप में से किसी को चोट लगी? जियारोंग की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई क्योंकि उन्होंने कहा, जब हांग बिंग वहां था तो उसे पहले से ही बूढ़े आदमी का आभास हो गया था और उसने तुरंत सभी को पिल पैगोडा में पीछे हटने के लिए कहा। बाद में कियान डुओडुओ स्थिति का पता लगाने के लिए बाहर गया, लेकिन एक ही चाल में बूढ़े व्यक्ति ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया और वापस यहां भाग गया। उसके बाद जब बूढ़े व्यक्ति को कोई नहीं मिला तो उसने पूरी हवेली को नष्ट कर दिया। यूनक्सियाओ ने राहत की सांस ली। सौभाग्य से हमें लगभग कोई हताहत नहीं हुआ। अब कियान डुओडुओ कैसा है? जियारोंग ने कहा, दोनों मास्टर्स की व्यवस्था के तहत वह ठीक हो रहा है और ठीक होना चाहिए। वह रुका और पूछा, युवा मास्टर युन आप यहाँ कैसे आए? बूढ़ा आदमी चला गया है। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। बूढ़ा आदमी मर गया है। हुंग बिंग और उसके आदमियों को बाहर जाने के लिए सूचित करें और उन्हें मेरी हवेली का पुनर्निर्माण करने और शहर का विस्तार करने के लिए कहें। कोई भी जल्द ही फिर से आने की हिम्मत नहीं करेगा। वैसे वहां कोई है जो गंभीर रूप से घायल है और ठीक हो रहा है। उसे परेशान मत करो। इतना कहने के बाद वह जियारोंग के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना गायब हो गया और माउंट इंच के नीचे गुफा के अंदर आ गया। डीडेड। जियारोंग की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। उसने कियान डुओडुओ से सुना कि बाहर का बूढ़ा व्यक्ति संभवतः एक मार्शल सम्राट था, लेकिन वह मर चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हुआ। फायरक्रो साम्राज्य में भी एक मार्शल सम्राट का अस्तित्व विस्मयकारी था और फिर भी यानबू में एक की मृत्यु हो गई थी। यह कितना बड़ा तूफान खड़ा करेगा? जियारोंग इसकी कल्पना नहीं कर सकती थी। हालांकि उसे हमेशा यूनक्सियाओ पर अंधविश्वास था, लेकिन वह इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता था कि यूनक्सियाओ एक मार्शल सम्राट को मार सकता है। उन्होंने माना, अगर यह फैल गया तो पूरा फायरक्रो साम्राज्य हिल जाएगा। उसे नहीं पता था कि उस क्षण पूरा फायरक्रो साम्राज्य पहले ही हिल चुका था। जैसे ही यूनक्सियाओ गुफा में आया, उसे अपने चेहरे पर एक आभा का झटका महसूस हुआ। डार्क थंडर अंततः छठे स्तर तक पहुंच गया और इसकी पूरी तरह से अलग आभा ने दूसरे को भी चौंका दिया। जंगली हिंसक राक्षसी ऊर्जा में डूबा हुआ जानवर ने पालतू बिल्ली की तरह अपना सिर यूक्सियाओ के पैर पर रगड़ा। अगर कोई उसे देखता तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता। अपनी वंशावली के कारण सीमित दानव जानवरों को तोड़ना आम तौर पर मुश्किल था, लेकिन एक बार जब उन्होंने ऐसा किया तो वे एक निश्चित उत्परिवर्तन से गुजरे और उनकी ताकत उसी रैंक के जानवरों की तुलना में बहुत अधिक थी। यूनक्सियाओ ने इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन किया और पाया कि डार्क थंडर के बालों के बीच और उसकी आंखों के अंदर सोने के हल्के निशान थे। यह राक्षस कुल के राजा का प्रकाश है। यूनक्सियाओ अचंभित रह गया। जैसे ही उसने डार्क थंडर की फीकी सुनहरी आभा को ध्यान से महसूस किया, उसने अपनी ठुड्डी पकड़ ली और खुद से कहा, तुम्हारे पूर्वजों में से किसी ने राक्षस कबीले के राजा के साथ संबंध बनाए होंगे जो तुम्हारे अंदर एक छिपा हुआ खून छोड़ गया होगा।
जब उसे इस बात का यकीन हो गया तो उसने डार्क थंडर को भी लात मारकर दूर कर दिया और कहा, मेरे लिए दरवाजे की रक्षा करो और किसी को भी मुझे परेशान न करने दो। फिर उन्होंने मेंग वू की स्थिति की जांच की। उसके साथ कुछ भी असामान्य नहीं था, सिवाय इसके कि वह कोमा में थी और उसकी जीवन शक्ति सामान्य लोगों की तुलना में अधिक मजबूत थी। उसके खूबसूरत चेहरे को देखकर यूंगसियाओ का दिल थोड़ा हिल गया। जब उसने सोल नरिशिंग वुड का एक बड़ा टुकड़ा निकाला और काम करना शुरू किया तो वह धीरे से मुस्कुराया। गुफा में मौजूद अन्य लोगों को जब यूनक्सियाओं की आभा महसूस हुई तो वे सदमे में बाहर आ गए, लेकिन डार्क थंडर ने उन्हें रोक दिया। जब उन्होंने देखा कि वह मेंग वू के बगल में कुछ सुधार रहा है तो उन्होंने तुरंत अपनी सांसें रोक लीं और उसे परेशान करने के लिए आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की। यूनक्सियाओं ने सोल नरिशिंग वुड को अपनी हथेलियों के बीच रखा और उसे सीधे परिष्कृत किया। चूंकि हजारों वर्षों से कुंबू दिव्य वृक्ष द्वारा अवशोषित की गई सभी आत्माओं का उपयोग वृक्ष की आत्मा को पोषण देने के लिए किया गया था, आत्मा को पोषण देने वाली लकड़ी शुद्ध नहीं थी। मेंग वू की खोई हुई आत्मा की भरपाई के लिए उसे बड़ी मात्रा में सोल नरिशिंग वुड से आत्मा सार निकालने की जरूरत थी। जैसे जैसे समय बीतता गया उसके चारों ओर अधिक से अधिक बेकार लकड़ी फेंक दी गई, जबकि एक हल्के हरे रंग की आत्मा का एक टुकड़ा लगातार शून्य में संघनित हो रहा था। सोल नरिशिंग वुड का प्रत्येक टुकड़ा केवल आत्मा के सार का एक छोटा सा टुकड़ा ही संघनित कर सकता है, इसलिए उन्हें एक टुकड़े में इकट्ठा करने के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ी। लेकिन जिस बात ने सभी को अवाक कर दिया वह यह थी कि यूंगसियाओं के पास सोल नरिशिंग वुड की असीमित आपूर्ति थी और वह उन्हें बाहर निकालता रहा। अंततः 2 दिन बाद शुद्धतम आत्मा सार का एक टुकड़ा संघनित हुआ, जिससे हवा में एक हल्की आत्मिक शक्ति का संचार हुआ, जिससे लोगों को इसे एक घूंट में निगलने का मन हुआ। हे, यह बहुत ही पौष्टिक टॉनिक है। यदि कोई साधारण रसायन शास्त्री इसे निगल ले तो उसकी आत्मिक शक्ति सीधे एक स्तर तक आगे बढ़ सकती है। वह पसीने से लथपथ था, लेकिन उसके चेहरे पर सबसे सुखद मुस्कान थी। लो युनशांग, जो बगल से देख रहा था, अचानक अचेत हो गया। दोषरहित मुस्कान ने उसके विचारों को उसकी याददाश्त में वापस ला दिया और यह उसके दिल में मौजूद आदमी के साथ ओवरलैप हो गया। वह कुछ आश्चर्यचकित थी। ली यूनक्सियाओं की इतनी सारी आकस्मिक अभिव्यक्तियां उस आदमी से इतनी क्यों मिलती जुलती हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि वह उनका शिष्य है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने उस विचार को सिरे से खारिज कर दिया। हालांकि वह गु फेयांग के अन्य शिष्यों से नहीं मिली थी, वह यांग दी को जानती थी और वह हर तरह से गु फेयांग से अलग था। लेकिन समय समय पर यूनक्सियाओं ने उसे यह भ्रम दिया कि गु फेयांग उसके सामने है। समानता की इतनी प्रबल भावना कैसे हो सकती है? अचानक उसके दिमाग में एक आश्चर्यजनक विचार कौंधा, जिससे उसके दिल में एक बड़ी लहर दौड़ गई। क्या ली यूनक्सियाओ गु फेयांग का बेटा है? उसने एक नजर ली चांगफेंग पर डाली, जो घबराई हुई नजरों से उसके बगल में खड़ी थी, और फिर ली चुनयांग पर, जिसकी आंखें चमक रही थीं। वह हंसे बिना नहीं रह सकी और उसने इस तरह के मूर्खतापूर्ण विचार के लिए मन ही मन खुद को धिक्कारा। उसकी शक्ल से देखते हुए यूंगसियाओ वास्तव में ली चुनयांग का वंशज था। लेकिन वह मुझे अपनेपन का इतना प्रबल एहसास क्यों देता है? मेरी नजर में वह हमेशा गु फेयांग से मेल क्यों खाता है? यूंगसियाओ की हरकतों को देखते हुए वह धीरे धीरे थोड़ी जुनूनी हो गई। सुंदर चेहरा खुशी से मुस्कुरा रहा था और वह ध्यान से मेंगवू के शरीर में आत्मा के सार को डाल रहा था। उस क्षण अवर्णनीय ईर्ष्या के दौरे ने उसे जकड़ लिया। कितना अच्छा होता अगर मैं उस सरणी में लेटा होता। वह इस विचार से तुरंत चौंक गई। हालांकि वह हैरान थी, फिर भी वह सोचने से खुद को नहीं रोक सकी। मेंग वू की जगह लेने की तीव्र इच्छा उसके अंदर जहर की तरह फैल गई, यहाँ तक कि उसे स्वयं भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा था, और फिर भी वह इसे रोक नहीं सकी। उसके चेहरे पर एक जुनूनी भाव दिखाई दिया जब वह यूनक्सियाओं की हर हरकत को अचंभित होकर देख रही थी। अब मैं तुम्हें एक परम आत्मा साधना तकनीक सिखाऊंगा, यह याद करें। यूनक्सियाओं ने मेंग वू के माथे पर उंगली उठाई और धीरे से कहा, जब एक आदमी पैदा होता है तो उसकी पहली गतिविधियों में पशु आत्मा कहलाती है।
इसके उत्पादन के बाद इसे आत्मा कहा जाता है। वस्तुओं के प्रयोग से सूक्ष्म तत्वों की वृद्धि होती है तथा आत्मा एवं आत्मा बलवान होती है। वे इसी तरह से अलौकिकता और चमक में बढ़ते रहते हैं जब तक कि वे पूरी तरह से आध्यात्मिक और बुद्धिमान नहीं बन जाते। जब एक सामान्य पुरुष या महिला की हिंसक मौत होती है तब भी उसकी आत्मा और आत्मा जीवित रहने में सक्षम होते हैं। उनके शब्द गुफा में शाम के ढोल और मठ में सुबह की घंटी की तरह बजते थे। ऐसा लग रहा था कि वह दांव को पार करने का इरादा कर रहा था, क्योंकि न केवल उसने इसे छुपाया नहीं बल्कि उसकी आवाज पूरे माउंट इंच में गूंज उठी। उस पल में सभी कीमियागरों ने भयभीत होकर परिष्कृत करना बंद कर दिया और हर कोई सदमे में खाली हो गया। बहुत जल्द उनके चेहरे का भाव अत्यधिक खुशी में बदल गया और लाल हो गया, जैसे कि उन्होंने अभी अभी कोई कामोत्तेजक दवा ली हो और एक अद्वितीय सुंदर लड़की से मिले हों। एक आत्मा साधना तकनीक। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि यह एक आत्मा साधना तकनीक है। झांग क्विनफान ने अचानक काम करना बंद कर दिया और उत्साह में बड़बड़ाने लगा। फिर उसने तुरंत अपनी भावनाओं पर काबू पाया और ध्यान से सुना, इस डर से कि कहीं वह एक भी शब्द न चूक जाए। यह है। जियारोंग, जो हान बिन को सूचित करने ही वाला था, अचानक उछल पड़ा जैसे कि उसे करंट लग गया हो और वह डर के मारे चिल्लाने लगा। आत्मा साधना की एक तकनीक। आवाज युवा मास्टर युन की है। वह हमें एक और आत्मा साधना तकनीक सिखा रहे हैं जो पिछली बार उन्होंने मुझे जो सिखाया था उससे कहीं अधिक गहन है। लुओ युनशान भी अपनी घबराहट से उबर गई और उसने युनक्सियाओं द्वारा सदमे में कहे गए हर शब्द को सुना। वह एक कीमियागर भी थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इसका मूल्य जानती थी। वह चौंककर ध्यान से सुनने लगी। युनक्सियाओं ने रुकने से पहले 1 घंटे से अधिक समय तक बात की। मेंग वू के सोते हुए चेहरे को देखते हुए उसने धीरे से आह भरी और कहा, चीजों के उपयोग से सूक्ष्म तत्व कई गुना बढ़ जाते हैं और आत्मा मजबूत हो जाती है। अब यह तुम्हारे ऊपर है। जल्द ही जागो मेंग वू। उसने आह भरी और मुंह फेर लिया। जैसे ही वह मुड़ा, मेंग वू के गाल पर एक आंसू बह गया। एक क्षण बाद पूरा माउंट इंच पागल हो गया। युनक्सियाओं ने 1 घंटे से अधिक समय तक बात की थी, लेकिन इन लोगों को लगा कि यह केवल एक फ्लैश था। विशेषकर जो लोग इसे समझ नहीं पाए या याद नहीं रख सके वे अपना सिर खुजलाने लगे और उत्सुकता से इधर-उधर चक्कर लगाने लगे। झांग क्विनफान और जू हान ने कागज और कलम निकालते हुए एक दूसरे को देखा और चुपचाप लिखना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने अपने नोट्स की तुलना की और सुनिश्चित किया कि उन्होंने जो लिखा है वह सही है, और फिर साथ मिलकर उसका अध्ययन करना शुरू किया। इस आत्मा साधना तकनीक का परिणाम यह हुआ कि माउंट इंच के दर्जनों कीमियागरों ने उसके बाद 1 महीने से अधिक समय तक एक भी वस्तु को परिष्कृत नहीं किया, क्योंकि वे सभी विचार और ध्यान कर रहे थे, यहाँ तक कि अपना भोजन और पेय भी छोड़ रहे थे। कुछ समय बाद वे सभी बेहद दुबले-पतले हो गए। तुम पिछले कुछ दिनों से कहाँ थे, लड़के? जब युनक्सियाओं मैदान से बाहर चला गया तो ली चुनयांग उसके पास आया और उसे गुस्से में एक मुक्का मारा। मुझे लगा कि तुम बाहर मर गए हो, बकवास। यह चिंता और प्रेम का प्रहार था। अपने चेहरे पर एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ युनक्सियाओं ने अपनी छाती फुलाई और मुक्का मारा। बम। ली चुनयांग युनक्सियाओं को मारने का सिर्फ नाटक कर रहे थे, इसलिए मुक्के में ज्यादा ताकत नहीं थी। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब उसका मुक्का छाती पर टूटा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसने धातु से प्रहार किया हो। इसे बड़ी ताकत से वापस गिराया गया, जिससे उसकी बाह सुन्न हो गई और उसकी उंगलियां लगभग टूट गईं। यह तुम्हारे शरीर के साथ क्या हो रहा है? वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और वह भयभीत होकर चिल्लाया, तुम क्या मैं अंधा हूं? आप पहले से ही एक सितारा मार्शल लॉर्ड हैं। अध्याय 219 मेंग बाई का परिवर्तन। क्या? ली चुनयांग की चीख ने गुफा में मौजूद सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। जियो क्विंगवांग, ली चांगफेंग, लुओ युनशांग, यियान, जी मेंग और अन्य लोग अचंभित रह गए, उनके चेहरे एक पल में डर गए। केवल आधे महीने से कुछ अधिक समय में वह एक बड़े क्षेत्र में आगे बढ़ गया था।
अतीत से लेकर वर्तमान तक किसी भी प्रतिभा के पास इतनी अविश्वसनीय गति नहीं हो सकती। एक दायरे में 9 स्तर थे और एक सितारा महान मार्शल मास्टर से एक सितारा मार्शल लॉर्ड बनने में उपस्थित सभी लोगों को दर्जनों साल लग गए। उनमें से लुओ युनशांग सबसे प्रतिभाशाली थी, लेकिन एक मार्शल लॉर्ड तक आगे बढ़ने में उसे भी कई साल लग गए। और ऐसा इसलिए था क्योंकि वह शेनक्सियाओ मंदिर की सर्वोच्च साधना तकनीक पर भरोसा करती थी। लेकिन युनक्सियाओ को केवल आधा महीना लगा। हर किसी को दीवार से टकराकर आत्महत्या करने की इच्छा हुई। जियो क्विंगवांग लगभग फूट फूट कर रोने लगा। इस अवधि के दौरान बड़ी मात्रा में प्रिमोर्डियल स्टोन्स और औषधीय गोलियों और स्पिरिट क्यूई की वजह से वह 2 स्टार मार्शल ग्रैंडमास्टर तक पहुंचने में कामयाब रहे, जो बाहर की तुलना में 100 गुना अधिक समृद्ध था। उसे अपनी उपलब्धि पर गर्व था और उसने इसे सबके सामने दिखाने की सोची। लेकिन युनक्सियाओ की तुलना में उसकी प्रगति की दर बकवास थी। वह पूरी तरह से पागल हो गया और गुस्से में बोला, आप हमसे कैसे जीवित रहने की उम्मीद करते हैं? आप दुनिया की सभी प्रतिभाओं से कैसे जीवित रहने की उम्मीद करते हैं? फुक, आपकी प्रगति की दर से हम में से कोई भी इस दुनिया में जीवित नहीं रह सकता है। हाँ 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 हाँ। कुछ देर तक अचंभे में खड़े रहने के बाद ली चांगफेंग जोर से हंसने लगे। हाँ हाँ, तुम सच में मेरे बेटे हो। हाँ हाँ हाँ। ली चुन्यांग की डरी हुई अभिव्यक्ति भी धीरे धीरे पिघल गई। उसकी जगह एक विजी नजर और एक बड़ी मुस्कान ने ले ली। पूरे स्वर्गीय मार्शल महाद्वीप में वे प्रतिभाएं मेरे पोते के सामने कुछ भी नहीं हैं। हाँ हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। ली चुन्यांग अच्छे मूड में थे और उन्होंने पूछा, युनक्सियाओ, आप 9 हेवंस क्षेत्र के मार्शल सॉवरेन को आगे बढ़ाने के लिए कितने समय का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं? हर कोई बेहोश हो गया। यहाँ तक कि दक्षिण के सभी साम्राज्यों में भी किसी ने भी मार्शल संप्रभु बनने का सपना देखने की हिम्मत नहीं की। तियानशुई राज्य के किसी व्यक्ति की तो बात ही छोड़ दें। जियो क्विंगवांग दिवास्वप्न देखने के लिए ली चुन्यांग को डांटने वाला था, लेकिन जैसे ही उसने युनक्सियाओ को देखा और उसमें एक मार्शल लॉर्ड की आभा महसूस की, उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। ऐसी दर पर भले ही उन्होंने कहा कि उन्होंने 1 साल में एक मार्शल सॉवरेन के रूप में आगे बढ़ने की योजना बनाई है, वे कुछ हद तक उस पर विश्वास करेंगे। स्वर्ग दुनिया में क्या खराबी है? हर किसी को लगा कि वे सोच नहीं सकते। ली चुन्यांग के सवाल से युनक्सियाओ हैरान रह गया। वह कुटिलता से मुस्कुराया और कहा, 9 स्वर्ग क्षेत्र का मार्शल सॉवरेन बनना इतना आसान नहीं है। यह सब एक महान भाग्य के कारण है कि मैं इस बार एक प्रमुख क्षेत्र को आगे बढ़ाने में कामयाब रहा। फिर से ऐसा कोई सौभाग्य नहीं है और मुझे एक समय में एक स्तर पर आगे बढ़ना होगा। मैं समझ गया। तो यह एक महान भाग्य वाला मौका साबित हुआ। सभी ने थोड़ी राहत की सांस ली और राहत महसूस की, लेकिन फिर भी उन्हें इसे स्वीकार करना अभी भी कठिन लगा। युनक्सियाओ ने एक पल के लिए सोचा और कहा, मैं अब से केवल कड़ी मेहनत कर सकता हूँ। खेती के आधार को मजबूर नहीं किया जा सकता है, लेकिन दृढ़ता और कड़ी मेहनत से कुछ अर्जित किया जा सकता है। मैं अब से 2 या 3 वर्षों में 9 हेवंस क्षेत्र के लिए प्रयास करने की पूरी कोशिश करूंगा। बम! एक बार फिर सभी बेहोश हो गए। जियो क्विंगवांग को पूरी तरह से कमजोरी महसूस हो रही थी और वह एक कोने में दीवार से टकराने के लिए संघर्ष कर रहा था और अपना सिर चट्टान से बार बार टकरा रहा था। कुछ अन्य लोगों ने पीछा किया और एक पल के लिए सभी ने दीवार पर अपना सिर पीटना शुरू कर दिया। धत तेरी की, जियो क्विंगवांग ने कड़वाहट से कहा, अगर भविष्य में कोई मेरे सामने यह कहने की हिम्मत करेगा कि वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, तो मैं निश्चित रूप से उसे गंदगी खाने के लिए मजबूर कर दूंगा। भीड़ पर अधिक ध्यान न देते हुए युनक्सियाओ गुफा की गहराई में चला गया। मैं मेंग बाई को देखने जा रहा हूँ, मुझे परेशान मत करो। उसने मेंग बाई की आभा का पता लगाया और कुछ मील चलकर एक गुफा तक गया। गुफा का आंतरिक भाग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था और सड़ांध भरी दुर्गंध से भर गया था। मेंग बाई गुफा के बीच में बेहोश हो गई थी, जो सफेद रेशम के कोकून से घिरी हुई थी। यह बहुत मोटा नहीं था,
इसलिए उसका चेहरा अभी भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। इससे यूनक्सियाओ को आश्चर्य हुआ। उसने एक उंगली बढ़ाई और कोकून को छुआ। उसी समय एक छोटी हरी लौ तुरंत प्रकट हुई और एक महीन रेशम के धागे को जला दिया, जो धुएं के गुबार में बदल गया। उसने सूंघकर कहा, निश्चित रूप से जहर एक कोकून बन गया है। यह स्वर्ग पृथ्वी विशैला शरीर वास्तव में अद्भुत है। यूनक्सियाओ ने मेंगबाई की स्थिति की जांच की। यह जानने के बाद कि वह ठीक है, वह मुस्कुराया और कहा, मुझे आपकी गति थोड़ी तेज करने में मदद करने दीजिए। मुझे आश्चर्य है कि यह पर्पल 9 नियोनेट फ्लड ड्रैगन का खून आपको कब तक सोता रहेगा। उसने लाल रक्त की 2 बड़ी बोतलें निकालीं और उन्हें सीधे कोकून में डाल दिया। जल्द ही सभी सफेद धागे लाल हो गए और गुफा में एक दुर्गंध फैल गई। जैसे ही रक्त मेंगबाई के शरीर के संपर्क में आया, वे झुलसने और उबलने लगे, जिससे खूनी बुलबुले निकलने लगे। पूरी गुफा जहरीली दुर्गंध से भर गई थी और सांस लेना मुश्किल हो रहा था। हालांकि यूनक्सियाओ पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। गुफा से निकलने से पहले उसने एक क्षण सोचा। जब वह चला गया तो उसने गुफा के प्रवेश द्वार पर कई प्रतिबंधात्मक मंत्र लगा दिए, जिससे किसी को भी प्रवेश करने से रोक दिया गया। दिव्य क्षेत्र टैबलेट में सभी प्राकृतिक संसाधन उसके निपटान में थे, इसलिए उसके द्वारा लगाए गए मंत्रों को एक मार्शल संप्रभु द्वारा भी नहीं तोड़ा जा सकता था। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। इसके बाद उन्होंने सीधे दिव्य दायरे टैबलेट को छोड़ दिया। डुआन यू इस समय भी बाहर अपनी सांसों को नियंत्रित कर रहा था। होंग बिंग ने उसकी सुरक्षा के लिए आदमी भेजे थे ताकि कोई उसे परेशान न कर सके। हालांकि यूनक्सियाओ ने सिटी लॉर्ड मेंशन को फिर से बनाने और शहर का विस्तार करने का आदेश दिया था, लेकिन ये ऐसे कार्य नहीं थे जिन्हें एक दिन में पूरा किया जा सकता था। अचानक एक परिचित व्यक्ति शहर में प्रकट हुआ। उस आदमी ने भी यूनक्सियाओ की नजर को महसूस किया और वह दंग रह गया। उसने यूनक्सियाओ को सदमे और अत्यधिक अविश्वास के साथ देखा और वह वहीं पर ठिठक गया। यूनक्सियाओ ने ठिठुरते हुए कहा, यूरोंग, तुम मुझसे क्या चाहते हो? वह आदमी यूरोंग था, जो तियानयुआन ट्रेडिंग कंपनी के डिंगलिंगर का अनुसरण करता था। जिंगयांग परिवार को नष्ट करने वाला व्यक्ति यानवू का सिटी लॉर्ड ली यूनक्सियाओ था। यह खबर हवा की तरह फायरक्रो साम्राज्य के हर कोने में फैल गई। जब डिंगलिंगर को खबर मिली तो वह लगभग 10 मिनट तक चुपचाप खड़ी रही और यूरोंग ने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। उसने सत्य का पता लगाने के लिए अपने आदमियों को 3 बार भेजा था और वे हर बार एक ही परिणाम लेकर वापस आए। इसके बाद ही उन्हें इसे स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह डिंगलिंगर के आदेश के तहत यूनक्सियाओ को बातचीत के लिए आमंत्रित करने के लिए यहां आए थे। अतीत में यह कार्य केवल एक नौकर द्वारा किया जा सकता था, लेकिन डिंगलिंगर ने इस बार उसे स्वयं यहां भेजा था। यह स्पष्ट था कि यूनक्सियाओ के प्रति उसका सम्मान उच्चतम स्तर तक बढ़ गया था। लेकिन जब उसने यूनक्सियाओ की खेती का आधार देखा तो वह अचेत हो गया और उसके पैर थोड़े अस्थिर हो गए। डिंगलिंगर ने मुझे बातचीत के लिए आमंत्रित किया, यूनक्सियाओ मुस्कुराया। मेरी सिटी लॉर्ड हवेली को एक बुरे आदमी ने बिना किसी कारण के नष्ट कर दिया था और इसे फिर से बनाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। मैं चिंतित था कि पैसे कहां से लाऊं। भले ही मिस डिंग ने मुझे आमंत्रित नहीं किया, मैंने उनसे भी मिलने की योजना बनाई। यूरोंग ने जब यह सुना तो वह लगभग बेहोश हो गया और उसने गुस्से में कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम मेरी ट्रेडिंग कंपनी से फिर से पैसे ठगना चाहते हो। तुम एक भूखे भेड़िए हो जिसे पर्याप्त भोजन भी नहीं मिल पाता है। यूनक्सियाओ ने उसे घूर कर देखा और उसकी आंखें धीरे धीरे ठंडी हो गईं, जिससे यूरोंग के दिल में एक तेज ब्लेड की तरह छेद हो गया। इससे यूरोंग इतना भयभीत हो गया कि वह कुछ कदम पीछे चला गया और ठंडे पसीने से तरबतर हो गया। यूरोंग पूरी तरह से हैरान था। भले ही यह लड़का आश्चर्यजनक रूप से प्रतिभाशाली हो और एक मार्शल लॉर्ड तक पहुंच गया हो, वह सिर्फ एक नजर से मेरे दिल को ठंडक से नहीं भर सकता। मैं असली 8 सितारा मार्शल किंग हूं। उसे घूरते हुए यूनक्सियाओ ने उदासीनता से कहा, यह तुम्हारी यंग मिस थी जिसने मुझे पैसे उधार दिए थे, तुम नहीं, बेवकूफ। तुम्हें मुझ पर उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है।
साथ ही अगर यह तुम्हारी मूर्खता नहीं होती तो तियानयुआन ट्रेडिंग कंपनी पिछली बार दोगुना पैसा कैसे खो देती। यदि आप मुझे फिर से नाराज करते हैं तो अपनी यंग मिस को खुद आकर मुझसे मिलने के लिए कहें। मुझे अभी कुछ और काम करना है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। यूनक्सियाओ मुड़ा और चला गया। उनके आदेशात्मक रवैये ने यू रोंग को स्तब्ध कर दिया। अचानक बाद वाले को याद आया कि डिंग लिंगर ने आने से पहले उससे क्या कहा था, और उसने तुरंत यूनक्सियाओ को पकड़ लिया क्योंकि उसने अपना सिर झुकाया और कहा, यंग मास्टर मैं गलत था। मेरी यंग मिस को आपसे कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करनी है जो आपके लिए भी बहुत फायदेमंद होगी। कृपया मेरे साथ आएं। उसने बड़ी कठिनाई से ये शब्द बोले और उसका चेहरा शर्म और आक्रोश के भाव से लाल हो गया। यूनक्सियाओ उसकी ओर मुड़ते ही रुक गया और बोला, एक 8 सितारा मार्शल किंग मेरी नजर में कुछ भी नहीं है। अगर यह डिंग लिंगर के लिए नहीं है तो क्या आपको लगता है कि आप जैसा बूढ़ा मूर्ख मुझे आमंत्रित कर सकता है? डिंग लिंगर इतनी चतुर है, वह मुझे आमंत्रित करने के लिए आप जैसे बेवकूफ को कैसे भेज सकती है? उसने असहायता से अपना सिर हिलाया और ब्लू वुल्फ रथ को बाहर फेंक दिया और तियानयुआन ट्रेडिंग कंपनी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ते हुए अंदर चला गया। यू रोंग गुस्से में था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक स्टार मार्शल लॉर्ड ने उसे बेरहमी से डांटा था। यदि तियानयुआन ट्रेडिंग कंपनी की दुर्दशा नहीं होती तो उसने यूंगसियाओ को सबक सिखाया होता। अब वह बस इतना कर सकता था कि वह उदास चेहरे के साथ उसके पीछे पीछे चले। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। जल्द ही वे शांगयांग पहुंचे। जिंगयांग परिवार की घटना सामने आने के बाद प्रमुख बलों को तुरंत राहत मिली और उन्होंने अपने अधिकांश स्काउट्स को वापस ले लिया था। जब यूनक्सियाओ ने शहर में प्रवेश किया तो उसे कई शक्तिशाली दिव्य इंद्रियां नहीं मिलीं। धीरे धीरे गिरावट के कारण तियानयुआन ट्रेडिंग कंपनी का ध्यान कई अन्य प्रमुख क्षेत्रों से हटकर दक्षिण की ओर हो गया था। हालांकि उनके पास अभी भी कहीं और बहुत सारा व्यवसाय था, लेकिन वे धीरे धीरे अपना गुजारा करने में असफल हो रहे थे और अन्य व्यापारिक कंपनियों के भयंकर हमले के कारण अपनी जमीन खो रहे थे। यूनक्सियाओ ने दरवाजे की ओर घूमकर यू रोंग की ओर देखा, जो चुपचाप उसका पीछा कर रहा था। उसने अचानक कहा, आप आश्वस्त नहीं हैं, क्या आप हैं? यू रोंग के नथुने फूल गए और उसने नफरत से भरी आवाज में कहा, तुम क्या चाहते हो? मैं इतना विनम्र हूं तो तुम्हें और क्या चाहिए? तुम्हें मुझे कोने में ले जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कोने में ले चलो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? यूनक्सियाओ ने उपहास करते हुए कहा, बूढ़े आदमी, अपने आप को बहुत गंभीरता से मत लो। जब से मैं तुमसे पहली बार मिला था तब से मेरे मन में तुम्हारे बारे में अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि तुम न केवल कमजोर हो बल्कि मूर्ख भी हो। यदि आप उस दिन मेरी मदद करने को तैयार होते तो आप कम से कम अपनी ट्रेडिंग कंपनी के लाखों संसाधनों को बचा सकते थे। यह देखा जा सकता है कि यह आपकी अटल वफादारी है जो आपको डिंग लिंगर के करीब रखती है। यू रोंग अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने गुस्से में कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझ पर इस तरह की टिप्पणी करने वाले कौन हो? मैं बेवकूफ हूं? क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत चालाक हो? हर कोई जानता है कि तुमने अब जिंगयांग परिवार को नष्ट कर दिया है और मुझे लगता है कि तुम्हारा यान वो बहुत लंबे समय तक नहीं टिकेगा।